पूरा काम इसी फ्रिक्शन पे है। फ्रिक्शन की पहली क्लास है। आईआईटी के अंदर जब फ्रिक्शन से रिलेटेड बात होती है, मतलब एनएलएम और फ्रिक्शन मिक्स होंगे तभी बात बनेगी, है कि नहीं। एनसीईआरटी के अंदर तुम बात करोगे तो जो उन्होंने लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर दिया है उसमें थोड़ी सी बात सर्कुलर मोशन की करी है। तो अब फ्रिक्शन मतलब ओवरऑल पूरे के पूरे मैकेनिक्स में यहाँ से लेकर तुम जब रोटेशन में जाओगे तब भी वहाँ फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि जब तुम रोलिंग मोशन पढ़ोगे तो बिना फ्रिक्शन रोलिंग हो ही नहीं सकता, है ना। तो वहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए। जैसे सपोज करो किसी बॉडी को रोल कराना है, तुम जैसे पार्क में झूला होता है ना, बच्चे चढ़ते हैं ऊपर से स्लाइड करते हैं। अगर मान लो उस पर से तुम किसी चीज़ को रोल करने के लिए डाल रहे हो और एकदम से स्मूथ है सरफेस, तो रोल करेगा नहीं, फिसल जाएगा उसके ऊपर। रोल करने के लिए वहाँ फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। इसलिए रोलिंग बिना फ्रिक्शन रोलिंग इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर इंक्लाइन प्लेन की बात करूँगा तो अगर वो इंक्लाइन प्लेन क्वेश्चन ने कहा स्मूथ है, मतलब वहाँ रोलिंग नहीं होगा, वहाँ पे स्लिपिंग होगी, है ना, बॉडी स्लिप करेगी। वो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन हम पूरे फिजिक्स में यूज़ करेंगे, पूरे फिजिक्स में। तो फ्रिक्शन को थोड़ा तरीके से समझेंगे तब जाके बात बनेगी। फ्रिक्शन के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जो भी रिलेटिव मोशन होगा फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और अच्छा अगर बोलूँ तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तब फ्रिक्शन होगा। फॉर एग्जांपल टेंडेंसी से मेरा क्या मतलब है समझना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रखा, उसी बॉक्स को यहाँ पे रख रहा हूँ। तीन सिचुएशन देखते हैं, यहाँ पे रख रहे हैं इस टाइप में। पहले केस में सब एक ही बॉक्स है लेकिन तीन सिचुएशन में देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इधर से इस पर एफ फोर्स लगाया, यहाँ पे भी कोई एफ फोर्स लगाया था और यहाँ पे कोई अलग से फोर्स नहीं लगा रहे। मतलब नीचे mg और ऊपर नॉर्मल लगने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं अगर नीचे mg ऊपर नॉर्मल लगाऊँ कोई दिक्कत ही नहीं। मैं अगर नीचे mg ऊपर नॉर्मल लगाऊँ इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ज़रा देखो, इसमें कहीं से कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी नहीं है। सोचो अब यहाँ पे तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे तुम कोई फोर्स F लगा रहे हो लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है। बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी डज नॉट मूव, यानी कि रिलेटिव मोशन यहाँ नहीं हो रहा। समझना, यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। हम फोर्स लगा रहे हैं फिर भी बॉडी मूव नहीं करी। कभी कभी होता है को बहुत हेवी सा बक्सा हो, हमने पूरी दम लगा ली फिर भी बक्सा अपनी जगह से हिला नहीं। लेकिन मैं तुमसे यहाँ कह रहा हूँ कि बॉडी मूव नहीं कर रही है तब भी यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तब भी यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तब भी यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। ये वही कंडीशन है जैसे कोई कार है, कार खड़ी है, जैसे कोई कार को छोड़ो, कार तो तुम हिला लोगे, ट्रक है ना, और ट्रक को जाके तुम अकेले पीछे से जाके धक्का दो, तुम धक्का देते देते तुम मर जाओगे, लेकिन ये नहीं हट सकता, हिल नहीं सकता। इसका मतलब हमने तो अपनी पूरी कोशिश करी लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला, तो कोई तो है जो उसको रोक रहा था। यानी कि क्या हो रहा होगा, तुमने इधर से दम लगाया होगा लेकिन यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, जैसे अगर इस पे अगर इसके व्हील्स की बात कर लो ऐसे, तो इसके व्हील में और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसने तुमको अपोज करना शुरू कर दिया। मान लो तुमने पहले 10 न्यूटन फोर्स लगाया सपोज, लेकिन वो नहीं चला, तो फ्रिक्शन ने वापस काउंटर में कितना फोर्स लगाया होगा, 10 न्यूटन। तुमने 20 लगाया, नहीं चला, मतलब फ्रिक्शन कितना हो गया यहाँ, 20 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन है, मोशन तो हो ही नहीं रहा ना। मोशन से मतलब होता है रिलेटिव मोशन का। पूरे फिजिक्स में मोशन मतलब रिलेटिव मोशन की बात होती है। अच्छा, मोशन यहाँ हो नहीं रहा, मैंने पूरी कोशिश कर ली, मेरे से आगे हिल नहीं रहा। अब सोचने वाली बात है कि जब मोशन हो नहीं रहा है तब भी फ्रिक्शन कैसे लग रहा है। ये जो फ्रिक्शन लगता है ये इसका काम होता है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। पूरी बात अगर आज सुन लेंगे तो फिर न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फ्रिक्शन जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। सेल्फ एडजस्टिंग कहने का मतलब ये होता है कि तुमने अगर 10 न्यूटन लगाया तो कार को नहीं चलना का है तो उसको भी काउंटर में 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तुमने 50 लगाया तब भी गाड़ी नहीं चली तो गाड़ी ने वापस कितना लगाया है, 50।
ओके, अब मान लो तुमने 100 लगा दिया और गाड़ी चलने लगी। अब जब मोशन स्टार्ट हो गया, अब मैं ऐसा लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ कि एक समय के बाद तुम खूब सारा फोर्स लगा दिए, एक समय के बाद यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो गया। जब मोशन शुरू हो जाता है ना, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक। जब मोशन शुरू हुआ तब जो फ्रिक्शन लगा दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक, और जब तक मोशन नहीं हो रहा था तब जो फ्रिक्शन लगा है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक। दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा कमाल का फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता चलता है। गाड़ी का चलना तो है नहीं, तो मैं लगाऊंगा 50 फिर भी गाड़ी नहीं चली, कोई लगाया 60 तब भी गाड़ी नहीं चली, कोई गया 70 लगाया गाड़ी नहीं चली। मतलब एक बार जब 50 लगाया गाड़ी नहीं चली तो फ्रिक्शन कितना है 50, 60 लगाया गाड़ी नहीं चली तो फ्रिक्शन कितना है 60, 70 लगाया नहीं चली फ्रिक्शन कितना है 70। अच्छा, इसका मतलब एक सर्टेन टाइम तक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। एक सर्टेन टाइम तक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सही है। अब एक बार थोड़ा सा इसको नोट कर लो हल्का, ये ब्लॉक है, हमने इसको इस स्टाइल में रख दिया, और इसको एक बार नोट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, फ्रिक्शन की टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन को अपोज करने की। लेकिन मैं तुमको एक दो बात बताना चाहता हूँ। मान लो हमने इस वाले केस में फोर्स लगाया था, बॉडी नहीं चली, तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी रिलेटिव मोशन को अपोज करने की। अपोज करने के लिए इसको इधर लगना पड़ेगा कि नहीं? तो स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन किधर होगा? पीछे। यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो गया दोस्त, मोशन स्टार्ट हो गया, और यानी कि मोशन स्टार्ट हुआ है। इस मोशन मतलब रिलेटिव मोशन, लगेगा फ्रिक्शन, नाम होगा काइनेटिक, और इसका भी डायरेक्शन होगा पीछे की तरफ। अच्छा, तो तुमको ये ध्यान में है क्या, इधर लगाते इधर म्यू के लिखते हैं, सोचो। और यहाँ पे बात होती है म्यू एस की। एक होता है म्यू एस जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है म्यू को जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है कि नहीं? तो धीरे धीरे बात अपने को अच्छे समझ में आ रही है। तो तुम बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई बॉक्स है, बॉक्स को जाके तुमने अपने रूम पे रख दिया, बॉक्स को लेकर रूम पे रख दिया, क्या फ्रिक्शन लगेगा? क्या फ्रिक्शन नहीं लगेगा? फ्रिक्शन तब लगेगा जब उस बॉक्स को डिस्टर्ब करोगे। सीधे जाकर रख दोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि सीधे जाकर रख देने के बाद से नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल ऐसे टिका हुआ है। हाँ, बॉक्स को जाकर तुम धक्का मारो, क्या फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा। क्या बॉक्स चलेगा तब फ्रिक्शन लगेगा, नहीं चलेगा तब लगेगा? दोनों में लगेगा। जब तक बॉक्स नहीं चल रहा है तब तक लगेगा स्टैटिक, जो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग। जब बक्सा चलने लगेगा तब लगेगा काइनेटिक। सही है बात? आसान है, बस सोचने वाली बात है। एक बुद्धि लगाओ, कार कहीं पे खड़ी है, कार कहीं से खड़ी है, अब उस कार को अपने को धक्का देना है। क्या रुकी हुई कार को चलाना कठिन है, या फिर थोड़ी सी चलती हुई कार को चलाना, कौन सा कठिन है? जो कार रुकी है उसको जस्ट स्टार्ट करने में ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, लेकिन जो कार चल रही है उसको चलाते रहने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना? तो मेरे को थोड़ी सी फीलिंग ऐसी आ रही है कि जब तक गाड़ी रुकी हो तब जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है कौन सा? स्टैटिक। जब गाड़ी चलती है तब कौन सा होता है? काइनेटिक। मतलब ऐसा मेरे को ऐसा बस लग रहा है, ऐसे अंदर से वाइब्स आ रही है कि क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या ज़्यादा होगा काइनेटिक से? थोड़ा सा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से मेरा मतलब है म्यू एस। क्या म्यू एस थोड़ा सा ज़्यादा होगा म्यू के से? ऐसे ही बात कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक वॉजिक बात में देख लेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब गाड़ी रुकी हुई थी उसको चलाने में कठिनाई हुई थी, और स्टैटिक में म्यू एस आता है तो म्यू एस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए म्यू के से, ऐसा अपने को लग रहा है। सही बात यह है कि ऐसा होता भी है, म्यू एस म्यू के से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा। और मज़े की बात, म्यू के की जो वैल्यू होती है वो होती है फिक्स। एक भविष्य की बात बताता हूँ, ध्यान सुनना।
यहाँ तुम बात कर रहे हो म्यूके की, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड में लगने वाला फ्रिक्शन, और यहाँ पे जो म्यूके होगा और कार के टायर्स है ना और ज़मीन के बीच की बात हो रही फ्रिक्शन की, यहाँ का जो म्यूके होगा ये गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तब भी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, 70 लाओगे तब भी उतना ही लगेगा। जो मैं बात बोल रहा हूँ सारे असर्शन रीजन बनते हैं यहाँ से, स्टेटमेंट वाले सवाल, तो इसको सुनने की ज़रूरत है। गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग होता है कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो तुम सोचो अगर कोई चीज़ मूड के हिसाब से काम करे, मूड मतलब जितना तुम डिस्टर्ब करोगे उतना ही लगेगा, यानी कि उसकी वैल्यू एक समय आके तो मैक्सिमम होगी, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो एक अपने को फीलिंग आ रही है, कार जितना भारी है उसको चलाना उतना ही मुश्किल, यानी कि अब कार जितना भारी है उसको चलाना उतना ही मुश्किल, मतलब कहीं ना कहीं उसके नॉर्मल का रोल तो है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये मेरे पास ये मार्कर है, ये इसको मैंने ऐसे रख दिया, और सॉरी डस्टर ऐसे रख दिया, ये तो चिपक गया, वो तो मैग्नेट वाला बात है, उसको तुम मान लो नहीं चिपका तो उल्टा रख देते ना, ऐसे थोड़ी चिपकेगा, ये ऐसे नहीं चिपकेगा। देखो ऐसे है, मुझे इसको यहाँ पे चिपकाए रखना है तो मुझे इसको दम लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जितना भारी होता उतना दम लगाना पड़ता कि नहीं, सोचो। यानी कि जब धीरे धीरे बात समझ में आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं नॉर्मल का रोल आने वाला है। अच्छा, नॉर्मल एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नहीं, मतलब कि इनके नेचर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब जरा सोचो, फ्रिक्शन मतलब से हाथ को तुमने रब किया, फ्रिक्शन हुआ है, और रब करते ही हाथ गर्म हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन करता है हीट लॉस, यानी कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, एनर्जी का लॉस होगा हमेशा, फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस करेगा, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब दूसरी बात सुनना, अब तुम क्या करो, अब कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो उसमें लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करे, परंतु जैसे तुम एक चैप्टर में जाओगे जिसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर तुम पढ़ते हो वहाँ पे फ्लूइड में लगने वाला फ्रिक्शन जिसको बोलते हो तुम विस्कस, वहाँ पे एक लॉ आता है स्टोक्स लॉ, तब तुम वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे जो फ्रिक्शन निकल के आएगा वो फ्रिक्शन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मोशन के कारण ही वहाँ पे फ्रिक्शन आया। तुम देखोगे ऊपर से जब कोई ब्लॉक है हमारे पास, मान लो आयरन बॉल है, उसको मैं पानी के अंदर गिरा दूंगा, तो वहाँ पे इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है लिक्विड वाले केस में, मैंने आयरन बॉल को पानी के अंदर डुबो दिया है ना, तो वहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, परंतु न्यूटन्स लॉ वाला जो चैप्टर है यहाँ पे फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब मैं बात करता सेल्फ एडजस्टिंग की, सोच के देखो, सेल्फ एडजस्टिंग की एक औकात तो होगी, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता मैं। गाड़ी को तुम धक्का मारो, गाड़ी एक लिमिट तक ही झेल पाएगी, उसके बाद मजबूरी उसको चलना पड़ेगा, मतलब गाड़ी के स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम औकात होगी, वो डिपेंड करेगा गाड़ी कितनी भारी है, समझ रहे हो। जितनी मजबूती से खड़े रहोगे चलाना उतना ही मुश्किल है, लेकिन एक लिमिट तक सोचो, और बहुत ताकतवर आदमी धक्का देगा गिर ही जाएंगे। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका ही फार्मूला हो सकता है भाई, बीच वाले का आएगा फार्मूला, बीच वाले का फार्मूला नहीं हो सकता ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला होता है, यानी कि हम जो फार्मूला यहाँ लेके आएंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम होगी, जिसका नाम क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मेरे पास जो फार्मूला अभी आएगा वो आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन में भी ऐसा कुछ होगा? नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन में तो वेलोसिटी से लेना देना है ही नहीं, वो तो फिक्स वैल्यू आएगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई मैक्सिमम काइनेटिक और मिनिमम काइनेटिक का लफड़ा नहीं है। स्टैटिक में तुमको मैक्सिमम और मिनिमम का लफड़ा सोचना पड़ेगा। तो अभी तक जो बोला उसका कंक्लूजन ये है कि जब जब मेरे से फ्रिक्शन की बात होगी तो मैं देखूंगा रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक, और हो रहा है तो काइनेटिक। स्टैटिक की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो एक रेंज से ऊपर तक जाते जाते एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है। तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को तुम बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मेरे पास फार्मूला है। अच्छा, बीच के फ्रिक्शन का मेरे पास फार्मूला नहीं है। अच्छा, यानी कि अब तुम समझो, हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात जब भी करेंगे वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही होगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात, काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम तो काइनेटिक है, परंतु वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। सही है बात। और काइनेटिक फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू होगी। यहाँ पे नॉर्मल का खूब रोल है, चाहे कोई भी फ्रिक्शन हो नॉर्मल का रोल है इसमें। सही है क्या? अब चलो एक एक करके, ये तो कहानी मैंने बोल दी, कहानी एकदम से ध्यान रखनी है, पूरी पिक्चर इसकी पता होनी चाहिए। एक एक करके मैं तुमको समझाता हूँ कि कैसे सिचुएशन को समझा जा सकता है।
एक क्वेश्चन लिखो, राइट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड write the value of normal reaction and direction of friction, normal reaction and direction of friction in the following cases। फटाफट बात कर लेते हैं। जैसे एक सिचुएशन लेते हैं ऐसे, ये देखिए एक ब्लॉक लिया जिसका मास m है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस ब्लॉक में मैंने इधर से फोर्स लगाया है F, इधर से फोर्स लगाया है F, ठीक है। छोटी छोटी बात कर रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं, ये पहली बात है, ये पहली बात है। मैं तुमसे जो पूछता हूँ बताओ, यहाँ पे इसको चला कौन रहा है? F चला रहा है इसको। जो फोर्स मोशन कराए उस फोर्स का नाम हम रखेंगे ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स जो चलाना चाहता है उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ईमानदारी से सोचो, ड्राइविंग फोर्स आगे है तो मोशन भी आगे होगा, और मोशन आगे होगा, रिलेटिव मोशन आगे है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। ये लगा फ्रिक्शन पीछे। हाँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नीचे mg और ऊपर नॉर्मल लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी तो देखो एक बात तुमको बताऊँ, अभी तो तुमने नॉर्मल यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन रोटेशन जब तुम पढ़ोगे ना, तो हाँ, रोटेशन जब तुम पढ़ोगे तो नॉर्मल अगर यहाँ लगाओगे और यहाँ लगाओगे दोनों में फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना होता है टपलिंग, है ना, इसलिए अभी तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है। अब देखो, अब तुमको यहाँ से मैंने पूछा कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ये तुमने देख लिया। नॉर्मल की वैल्यू बता दो भाई, नॉर्मल mg है ना, n बराबर mg, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बात तो क्लियर है, मिटा दूँ। अच्छा, पहला केस ख़त्म, पहला केस ख़त्म। अब आ जाओ दूसरे केस पे। दूसरे केस में क्वेश्चन में कह रहा है ब्लॉक, अब एक एंगल पे लगा दो फोर्स। मान लो ये रहा ब्लॉक, ऐसा रख दो, ऐसा रख दो, और ये ऐसे लगा दो, एक एंगल पे लगा दो फोर्स, ये लगा दो थीटा, ये मास लगा लो m। बढ़िया, कर लो। अब बता दो मुझे ड्राइविंग फोर्स बताओ पहले तो मुझे। ड्राइविंग फोर्स मैं जानना चाहता हूँ, मैं बार बार ड्राइविंग फोर्स सुनना चाहता हूँ। अब देखो ये F है, इसका कंपोनेंट होगा, दिस इज कॉल्ड F cos थीटा, और ऊपर इसका भाई F sin थीटा। अच्छा, नीचे में mg कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर में नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, चला कौन रहा है? F cos थीटा, इसीलिए आज ये कहलाएगा ड्राइविंग। ड्राइविंग फोर्स पहचानना सीख लोगे तो फ्रिक्शन सीखना बहुत आसान है। अब आ जाओ, तुम देख रहे हो बहुत आसान है। नॉर्मल के साथ ऊपर F sin थीटा जुड़ा था, तब जाके mg को बैलेंस कर पाए। तो नॉर्मल की वैल्यू आप समझ गए, mg में से घटा देंगे F sin थीटा को, कोई दिक्कत नहीं है ना। और समझिए, जब ड्राइविंग फोर्स आगे है तो मोशन आगे होगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। जीवन में जब जब मोशन हो तो फ्रिक्शन कैसा? काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है। सही है। अगले क्वेश्चन में क्या करता हूँ पता है? सब यही रहने देता हूँ, बस फोर्स का डायरेक्शन अब की बार नीचे की तरफ कर देता हूँ। 3 नंबर में क्या किया? सब कुछ यही रखा, सब कुछ यही रखा, और इसका ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, ये F लगा रहे हैं अपन, F लगा रहे हैं, सब कुछ यही रखा, फोर्स नीचे की तरफ लगा दी। सही है। इसको ऐसे ऐसे भी करते हैं कभी कभी, जैसे इसको, इसका दूसरा स्टाइल ये भी है, आए ये ऐसे लगाते और ऐसे लगा दिया थीटा। ठीक है, कर सकते हैं। मान लो ऐसे दे दिया, जो भी है वो तो अपने हाथ में, सवाल बनाने का क्या है। इसके 2 कंपोनेंट, ये कौन सा होगा? F cos थीटा, और नीचे आ गया हमारा F sin थीटा। ओके, नीचे आ गया हमारा mg,
ऊपर आ गया मेरा नॉर्मल। अब अच्छा, ड्राइविंग कौन है? ड्राइविंग एफ cos थीटा, परंतु इस तरफ है। ओहो, तो मोशन इधर होगा, तो अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल गया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे होगा। जब बच्चा छोटा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है, पहली बार कोटा आता है, जब मैं भी आया था पहली बार, तो यहाँ पर चीज़ें एक सिखाई गई थी। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता। इस चीज़ पे सर बहुत जोर दे के इस बात को बोलते थे। अब मैं तो बड़ा सिंपल सोचता हूँ, मोशन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन है सब कुछ। तो फ्रिक्शन अपोज भी करेगा तो रिलेटिव मोशन को ही करेगा। चलिए, ड्राइविंग फोर्स घेर देता हूँ, ये रहा, दिस इज ड्राइविंग फोर्स। सही है? हाँ, नॉर्मल लिखना लिख लोगे? नॉर्मल लिखना होगा तो देखो, mg प्लस एफ साइन थीटा मिलके क्या बना? नॉर्मल। ठीक है, मेरे ख्याल से आसान लग रहा होगा। आसान ही है, पूरी फिजिक्स ही आसान है, इसमें सब कुछ। चलिए, अब थोड़ा सा माहौल बदलते हैं, इंक्लाइन प्लेन की शरण में चलते हैं, क्योंकि जब तक इंक्लाइन प्लेन पुली ये आए नहीं तब तक न्यूटन्स लॉ लगता नहीं है ना। तो इंक्लाइन प्लेन को लाना ज़रूरी है। तो 3 केस में इंक्लाइन प्लेन लेके आते हैं। पहला केस इधर, दूसरा केस, तीसरा केस। इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन लेके आ रहा हूँ। सब पे एक ब्लॉक बिठा रहे ऐसे। एंगल वेंगल तो बच्चों वाली बात है, थीटा है, थीटा कुछ भी रख सकते हो। इसके ऊपर मास बिठा दो, m m m। 3 सिचुएशन। फटाफट। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? ये मान लो 4 नंबर, ये मान लो 5 नंबर, ये मान लो 6 नंबर। पूरी कहानी ऐसी है। इस वाले केस में तुमको इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे रखना है। पड़ोस वाले केस में तुम चाहते हो कि मोशन नीचे हो v वेलोसिटी से। मैंने वेलोसिटी बोली है भाई। दूसरे वाले केस में, और ये लास्ट वाला जो केस है, इसमें तुम चाहते हो कि v वेलोसिटी के साथ मोशन ऊपर हो। अब काम वही है अपने को। एक तो तुम मुझे बता देना कि ड्राइविंग फोर्स कौन है, खूब सारी बात कर लो। तुम मुझे क्या क्या बता दो। एक तो तुम मुझे अच्छा लगता है ड्राइविंग फोर्स के बारे में देखना, तो ड्राइविंग फोर्स बता दो। दूसरा, तुम मुझे हर केस में नॉर्मल निकाल के बता दो। अब फ्रिक्शन बता दो कि फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या फिर काइनेटिक होगा। फिर तुम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बता दो। 4 बात है, चारों बात बता दीजिए। फटाफट ट्राई कर लो। चलिए सुनिए बात।
एक बात मेरे मन में आ रही है, अगर तुम्हारे मन में आई तो बताना। फ्रिक्शन जीवन में तभी लगेगा, कोई भी फ्रिक्शन हो वो लगेगा तभी जब ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल हो। नो ड्राइविंग फोर्स नो फ्रिक्शन, ये बहुत तगड़ी बात है, लिख लो। फ्रिक्शन तभी लग सकता है जब ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट हो। फ्रिक्शन तभी लग सकता है जब ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट हो। फोर्स होने से फ्रिक्शन नहीं लगता दोस्त, क्योंकि mg भी फोर्स है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बिल्कुल एकदम से ऐसे खड़ा हूँ, तो काहे का फ्रिक्शन, कुछ भी नहीं। हाँ, तुम आके मुझे धक्का दोगे तब फ्रिक्शन लग सकता है थोड़ा बहुत। मैं मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मैं ऐसे स्टेज पे खड़ा हूँ, तुमने स्टेज को धक्का दिया, स्टेज के साथ मैं चल रहा हूँ, तब स्टेज और इस फ्लोर के बीच लगेगा फ्रिक्शन। तो मैंने एक आसान बात कही कि फ्रिक्शन तभी लगेगा जब ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट हो। सिर्फ फोर्स के होने से फ्रिक्शन नहीं लगता है कि नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ बॉडी रेस्ट पे चेक करते हैं। देखो पहली बात तो ये है भैया कि ऊपर में लगेगा नॉर्मल और नीचे क्या लगेगा, mg नहीं, mg cos थीटा। mg तो इधर है ब्रदर, ये है mg, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है थीटा। अब ये थोड़ा बच्चों जैसा नहीं लग रहा तुम, अब ये तो मत कराओ। अब आ जाओ इधर, ये नॉर्मल और ये mg cos थीटा, यहाँ पे भी वही हाल, ये नॉर्मल और ये आ गया mg cos थीटा। और समझते हैं, ये mg cos थीटा है दोस्त, तो इधर कौन सा फोर्स होगा, mg sin थीटा। ओ mg sin थीटा, यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे उसको चला कौन रहा है इंक्लाइन पे, mg sin थीटा। मतलब यहाँ पे ये mg sin थीटा ही ड्राइविंग फोर्स है, mg sin थीटा ही ड्राइविंग फोर्स है। सोचो, रेस्ट पे तो तुमने रखा है उसको, लेकिन उसको चला कौन रहा था, mg sin थीटा, तो उसको लुढ़काना चाहेगा। तो इसको रोकने के लिए कौन कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश फ्रिक्शन, जो कि इस ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट लगेगा। और ये है, चूँकि ब्लॉक ने कह दिया इसने कि रेस्ट पे है, तो इस फ्रिक्शन को स्टैटिक होना पड़ेगा। रेस्ट का मतलब है कि रिलेटिव मोशन नहीं है भाई, रिलेटिव मोशन नहीं है, तभी तो रेस्ट पे है। चलो अब आगे देखो, अगले वाले केस में बता दो। अगले वाले यही हाल होगा, लगभग यही होगा। ये तो इसका mg होगा और इधर लग रहा है हमारा mg का sin थीटा। लेकिन एक अंतर है, अब की बार इसने कहा कि वेलोसिटी है भाई साहब, है ना। यानी कि अब जो फ्रिक्शन है, माना डायरेक्शन तो ऊपर है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये होगा काइनेटिक। और अच्छी बात सोचो, यहाँ मोशन ऊपर है तो यहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ मोशन ऊपर है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और ये फ्रिक्शन लगेगा पीछे यहाँ, और ये कैसा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। ये तो कह रहा है कि मोशन ही ऊपर हो रहा है, हो जाना तो मोशन ऊपर, कोई है जो करा रहा है मोशन, है कि नहीं। तो कह रहा है कि बॉडी ऊपर जा रही है, तो कोई तो होगा चलाने वाला। ये बात इसने कही है, n बराबर mg cos थीटा बोल सकते हैं। एक तो होता है बॉडी का अपने आप चलना, समझो बात। ये भी तुम यहाँ इसको भी mg sin थीटा अगर मान लो नहीं भी कोई सोचे, क्वेश्चन ने कह दिया कि ये लुढ़क रहा है नीचे, हो सकता है कि मैं आके लुढ़का रहा हूँ, कुछ भी हो मैटर नहीं है। ड्राइविंग फोर्स पूछे तो बाकी इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे पास। मान लो इसने कहा कि भैया मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन पक्का ऊपर लगेगा। कैसा लगेगा, तो काइनेटिक लगेगा। ठीक है बात। चलो, ड्राइविंग फोर्स धीरे धीरे बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। अभी तो इसने दे ही दिया था कि ऐसा हो रहा है। मान लो मैं नहीं देता वेलोसिटी कहाँ हो रही है, मैंने कहा कि भैया यहाँ पे रखा है, बताओ आगे की हाल क्या हालत होगी, तो तुम सोचते यार रखूँगा तो फिसलेगा। तब तुमसे पूछा जाता ड्राइविंग फोर्स कौन है, कौन फिसला रहा है इसको, तब तुम कहते mg sin थीटा फिसला रहा है। अब आ जाओ, अब वही दिमाग तुम यहाँ लगाना अगले सवाल में। जो अगला सवाल कर रहे हैं वो जेईई में कई बार, कितनी बार, कितने तरीक़ों से पूछा जाता है और हर बार वो फंसा ही लेता है। आपको टेस्ट में भी बहुत बार मिलेगा,
कभी कुछ, लेकिन बात फोटो एक ही रहता है। क्या है वो फोटो, उसको समझिए। देखो, मान लो थोड़ी सी बात इसकी करते हैं। एक कोई बुक है जिसको तुम चाहते हो दीवार के सहारे होल्ड करके रखना, ठीक है। लैंग्वेज लिखाता हूँ। फाइंड द मिनिमम फोर्स ये देखो, पहले तो देखो ये है दीवार और एक मेरे पास m मास की बॉडी है। अब ज़रा देखो, मैं इधर से फोर्स लगा के इसको चिपकाऊंगा। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि मेरे पास अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ ये इस पे चिपका रहे, तो मुझे ऐसे फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो ये जो मैं फोर्स लगाऊंगा उसी फोर्स से रिलेटेड बात है ना। अब आ जाओ समझो। लैंग्वेज लिखो। फाइंड, क्या बोला था मैंने? फाइंड मिनिमम फोर्स, ओके, रिक्वायर्ड टू कीप द गिवन ब्लॉक एट रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। यही तो वॉल है, अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो है म्यू। एक बात बोल देता हूँ तुमको, ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी बात है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आएंगे हम म्यू के बारे में भी बात करते रहेंगे। म्यू है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू दो तरह का होगा, एक होगा स्टैटिक, दूसरा होगा काइनेटिक। ज़्यादा कौन होगा? म्यू एस। थोड़ा सा ज़्यादा होगा, किससे? म्यू के से। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, ना तो उसने म्यू एस दिया, ना ही हमको म्यू के दिया, मतलब क्वेश्चन चाहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, म्यू के और म्यू एस दोनों एक है, और वो क्या है? म्यू। जब कुछ भी नहीं दिया हो तो म्यू एस म्यू के दोनों एक है। हाँ, जब दे दिया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। आ जाओ, अब करो बात। अब ज़रा सोचो, सबसे पहले फोकस किस पे रखोगे? ड्राइविंग फोर्स पे। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या चाहते हैं यहाँ? हम क्या चाहते हैं? रेस्ट पे रहे, मतलब हम चाहते हैं नहीं चले। ये तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रहे रेस्ट पे मतलब ना चले, तभी तो रेस्ट पे। तो सोचो कब ये नहीं चलेगा। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो कि जब चलाने वाला फोर्स कम पड़ जाए। किससे? रोकने वाले फोर्स से। अच्छा सोचो कैसे, कौन रोकेगा इसको? मैं अगर इस चीज़ को इस पे रखना चाहूँगा तो ये ऐसे तो रहेगा। कैसे रखना है? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के। ये उंगली से मैंने इसको ऐसे दबाया हॉरिजॉन्टल फोर्स से। अच्छा, इसको नीचे कौन ला रहा है? mg। तो ज़रा सोचो, अगर यही ब्लॉक है, सोच के देखो, यही ब्लॉक है, तो नीचे तो इसको लाना चाह रहा है mg। अच्छा, इसको रोक कौन रहा होगा? हाँ, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन दोस्तों पैरेलल फोर्स है। फ्रिक्शन पैरेलल फोर्स है, ये हमेशा याद रखना है। फ्रिक्शन इज़ द पैरेलल फोर्स। किसके पैरेलल लगता है? सरफेस के पैरेलल लगता है, परंतु नॉर्मल इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स। एक समझने के लिए बना देता हूँ फोटो। देखो, ये बॉडी है ऐसी। अब मोशन तो तुम इसी पे चलाओगे ना, आगे पीछे जैसे भी करो, तो फ्रिक्शन भी इसी लाइन में आगे पीछे लगेगा भाई। तो फ्रिक्शन तो पैरेलल टू द सरफेस है, लेकिन नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है। सोचो, तो मान लो किसी ने कहा कि भैया रिलेटिव मोशन आगे है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर, तो इनका एक रिजल्टेंट होगा। दो फोर्स, उनका एक रिजल्टेंट होगा। तो उस रिजल्टेंट को क्या बोलोगे? नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो उनका रिजल्टेंट होगा, नाम क्या होगा? नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। आएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा। अभी मैंने क्या सिखाया? फ्रिक्शन इज़ द पैरेलल फोर्स एंड नॉर्मल इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स। इसका ध्यान अपने को होना चाहिए। चलो हटाओ, इस पे आ जाओ। तुमने क्या किया? इस ब्लॉक को ऐसे लगाया, नीचे क्या लगेगा? mg। अच्छा, फ्रिक्शन लगेगा यहाँ, ये। तो ड्राइविंग फोर्स कौन है? mg। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे mg है,
ये mg यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, mg यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, तो mg तो इसको चलाएगा और रोकेगा कौन? फ्रिक्शन रोकेगा, है ना। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती? यहाँ जो मैंने फोटो बनाया था उसके अकॉर्डिंग सोचो, क्या हुआ कि फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं म्यू और ये आ जाता है n। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास म्यू इंटू n, सही है। अब ज़रा सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये अगर किसी ने कहा, अगर कोई अब तुमसे स्पेशल तरीके से पूछना चाहता है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का हमारे पास, ये तो जनरल बात करी हमने, अभी हमने म्यू को थोड़ी बताया कि म्यू एस है या म्यू के। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वो या तो म्यू एन या उससे कम। सोचो बस, ये म्यू की जगह क्या लिख दोगे? म्यू एस। बुद्धि लगाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना म्यू एन। कोई तुमसे पूछे अच्छा तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो तुम कहोगे हाँ मैक्सिमम पूछ रहे हो, तब तो म्यू एन होगी। तो प्रैक्टिकली मैं क्या लिखूंगा? तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या तो म्यू एन या उससे कम, या तो म्यू एन या उससे कम बोल सकते हैं कि नहीं? ये है बात इसकी, ये है बात। ये छोटी मोटी बातें हैं लेकिन ये बातें काम की है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम पास करने से मतलब नहीं बनता। बस इतना ध्यान रखना है मेन बात कि F प्रोपोर्शनल टू N होता है। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन। बना लिया? एक एक चीज़ बननी चाहिए। अब ज़रा सोचो, नॉर्मल क्या लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ज़रा सोचो, तुमने इसको यहाँ से F फोर्स से दबाया है तो नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा क्या? सोचो और बुद्धि लगाओ, तुम जितना ज़ोर से दबाओगे उतना ही नॉर्मल लगेगा। मतलब मेरा जो F है वो किसके बराबर है? नॉर्मल के, यानी कि N बराबर क्या है? F। ये बात एक एक बात समझते चलिए, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बात इंपॉर्टेंट है। तो मेरा n किसके बराबर है? F के। ये तो एक बात हो गई। अगले स्टेप में टेंडेंसी चेक करते हैं कि मोशन यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हम चाहते हैं कि यहाँ मोशन नहीं हो। फ्री बॉडी डायग्राम की कोई तुमसे बात करे तो बोलोगे भाई साहब नीचे mg लगेगा, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, उधर से हमने F लगाया है, नॉर्मल यहाँ लगेगा, इसके अलावा कोई फोर्स यहाँ नहीं लग रहा। मतलब इसी फोर्स में से काम चलाना है, सही है। और हम चाहते हैं, क्वेश्चन चाहता है कि बॉडी नहीं चले, बॉडी नहीं चले, बॉडी नहीं चले। यहाँ है फिजिक्स। तो नहीं चलने की शर्त क्या है? नहीं चलने की कोई तुमसे शर्त पूछे तो नहीं चलने की शर्त क्या है? कि मेरा चलाने वाला फोर्स, यानी कि जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है F ड्राइविंग, वो कम पड़ जाए या फिर बराबर भी बोल सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में। किससे? किससे? रोकने वाले से। कौन था रोकने वाला? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू Fs मैक्स। इसकी प्रैक्टिस करेंगे 3-4 सवाल में, 2 दिन तक यही चलेगा कि भाई नहीं चलने की शर्त ये है कि मेरा ड्राइविंग फोर्स Fs मैक्स से कम पड़ जाए। ये जिसको लिखने आ गया वो कोई भी सवाल कर सकता है, जिसको ये लिखने आ गया कि नहीं चलने की शर्त क्या है। कि तो मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि नहीं चलने की शर्त क्या है? तो चलाने वाला कम हो जाए। और चलाने वाला कौन था? ड्राइविंग फोर्स, उसको पहचानना जरूरी है। अच्छा, रोक कौन रहा था? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की एक औकात है, उसको क्या बोलते हैं? Fs मैक्स। कुछ लोग इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको F लिमिटिंग भी कहेंगे। तो तुमको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब तुम यहाँ पे जैसे ही डाटा पुट करोगे तुमको मज़ा आएगा। जैसे F ड्राइविंग के जगह पे मैं क्या लिखूँगा? mg। अच्छा,
और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, म्यू एस इंटू एन। ये रिजल्ट आएगा क्या, ये रिजल्ट आएगा। अब आओ, अब मेरे साथ साथ रहो, चलो ग्रीन पेन से बात करते हैं। आइए इस ग्रीन डब्बे में बात करते हैं, आराम से सोचो। मेरा आंसर तो यहाँ पे छुपा हुआ है, बस तुम इतना सोच लो कि मैं n के जगह क्या पुट कर सकता हूँ। बोलो बोलो, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि फोर्स कितना चाहिए, फोर्स कितना फोर्स चाहिए। हाँ कर सकते हैं क्या, बस हो गया, मज़ा आ गया। mg खटाक म्यू। अच्छा अब बताओ, अच्छी बात बताओ, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि म्यू है, ये जो मेरा म्यू एस खेल रहे हैं वो म्यू है, और n बराबर f, तो तुमने पुट कर दिया n बराबर f। अब बताओ आराम से, इस f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी mg अपॉन म्यू, mg अपॉन म्यू, mg अपॉन म्यू। यानी कि कोई आदमी आए और हॉरिजॉन्टल फोर्स mg अपॉन म्यू लगा दे, कम से कम mg अपॉन म्यू लगा दे, तो ये ब्लॉक नहीं गिरेगा। ज़्यादा तो कितने भी लगा दो, ज़्यादा से थोड़ी गिरता है कोई चीज़, कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, तो mg अपॉन म्यू, कम से कम। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, किसके लिए, नहीं चलने के लिए, मतलब जो नहीं गिरने की कंडीशन है वो ऐसी हो जाए। सही है क्या बात। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग स्टाइल से कर लो, लिखो तो, मास ऑफ ब्लॉक ले लो 10 kg, मास ऑफ ब्लॉक ले लो 10 kg। सेम सिचुएशन है, म्यू ले लो 0.4, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ 500 न्यूटन, और बताओ पहला, 3 बातें बताइए इसमें। पहला बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, दूसरा बताओ एक्सेलरेशन, और तीसरा बताओ नेट कांटेक्ट फोर्स। नेट कांटेक्ट फोर्स exerted by wall, net contact force exerted by wall on block। पाँच 500 न्यूटन 10 kg लगा रहे थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास म्यू की वैल्यू 0.4 है। ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले बात समझिए, जब भी फ्रिक्शन के सवाल हो और इस तरीके से मोशन वगैरह की बात चले तो एक बार कोने में कहीं Fx मैक्स की वैल्यू निकाल के रख लेना चाहिए। आइए एक बार Fx मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं वो किसके बराबर होता है, म्यू एन के। अच्छा म्यू एस लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ म्यू दे रखा है एन के। तो बताओ यहाँ म्यू के जगह पे मैं रखूँगा 0.4, बताओ एन क्या रखूँ, है ना, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही एन होता है। तो एन तुमने रखा 500, है ना, तो ये आ गया 200 न्यूटन। ये 200 क्या है, ये 200 न्यूटन क्या है, पहली बात तो ये है, ये क्या है 200 न्यूटन,
ये 200 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। ये 200, अच्छा बोलो तो बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ बोल सकते हैं उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। एक बात तो ये है भाई, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब चेक करते हैं कि यहाँ ड्राइविंग फोर्स कितना है। पहला तो ये काम कर लिया, एक बार कोने में इसको निकाल के रख दिया। दूसरे में एक बार हम ड्राइविंग फोर्स चेक करना चाहते हैं कि भाई ड्राइविंग फोर्स की क्या हाल है। ड्राइविंग फोर्स चेक करो, ये नीचे लगेगा ना 10G, बोले तो 100 न्यूटन। और फ्रिक्शन तो लग रहा होगा ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। ड्राइविंग फोर्स कौन है? 100 न्यूटन। यानी कि मैंने जब यहाँ चेक किया तो मुझे लगा यार ड्राइविंग फोर्स तो मेरा मात्र 100 न्यूटन है, मतलब चलाने वाला मात्र 100 है और रोकने वाला जो था, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला 200 था, है ना। ये कैसी गजब बात हो गई सोचो। मतलब यहाँ पे मेरा ड्राइविंग फोर्स ही कम पड़ गया और यहाँ पे तो बॉडी कैसी रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बॉडी में मोशन नहीं होगा, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो जिसने भी एक्सप्रेशन पूछा है आंसर क्या होगा? 0। क्यों बॉडी रेस्ट पे रहेगी? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स कम पड़ गया, ड्राइविंग फोर्स ही कम पड़ गया। फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास था 200, ड्राइविंग फोर्स हो गया 100। इसका मतलब पता क्या? इसको पलट के देखो ना, पलट के देखो। तो ऐसी स्थिति है एक तरीके से, ये कोई कार खड़ी थी सड़क पे, तुम जाके इसमें धक्का मारे, कितना? 100 न्यूटन का। क्या चाहते थे तुम? चलाने के लिए, यही तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स था। लेकिन कार नहीं चली ना, तो कार ने कितना फ्रिक्शन लगाया होगा पीछे की तरफ? हाँ नहीं, 100 न्यूटन। अरे जब गाड़ी नहीं चलती है तो तुम जितना लगाते हो गाड़ी वापस उतना ही फ्रिक्शन लगाती है भाई। इसका मतलब यहाँ पे कोई तुमसे पूछेगा भाई बताओ इस कंडीशन में फ्रिक्शन कितना लगा, तो तुम बोलोगे भाई पहली बात तो ये फ्रिक्शन मेरा स्टैटिक होगा और दूसरी बात मेरे फोर्स के इक्वल होगा। मैंने मात्र 100 लगाया था। हाँ गाड़ी की कैपेसिटी थी कि मैं 150 लगाता तो 150 लगा सकती थी, मैं 200 लगाता तो 200 लगा सकती थी। मैं अगर 300 लगाऊंगा तब भी वो 200 ही लगाएगा। 300 कैसे लगाएगा? क्योंकि 200 तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। समझ रहे हो क्या? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं 300 लगाऊंगा ना तब कहानी चल जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन की, क्योंकि तब तो मोशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बात ऐसी है। तो फ्रिक्शन कितना लगा? मात्र 100 न्यूटन। अब इसने हमसे पूछा कि बताइए कांटेक्ट फोर्स कितना है, नेट कांटेक्ट फोर्स। अभी तुमको मैंने बताया था कि नेट कांटेक्ट फोर्स जब भी निकालना हो, है ना, तो देखो क्या है कहानी। नेट कांटेक्ट फोर्स, ये बॉडी ऐसी है, नॉर्मल ऐसा, फ्रिक्शन ये है ना, 2 कांटेक्ट फोर्स हो गए ना। इसी कांटेक्ट फोर्स का नेट निकालना है तो ये रहा। ऐसे ही लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन बताओ ये जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट हमारे नॉर्मल का स्क्वायर प्लस हमारे फ्रिक्शन का स्क्वायर। आंसर हमारे नॉर्मल का स्क्वायर प्लस हमारे फ्रिक्शन का स्क्वायर। तो कर देना मोटा सा स्क्वायर। एक नॉर्मल कितना हमारे पास? 500, फ्रिक्शन कितना हमारे पास? 100। फिर बोल रहा हूँ फ्रिक्शन 200 नहीं है, 200 तो ये लगा सकता था। 200 न्यूटन तक तुम मेहनत करते तब भी गाड़ी नहीं हिलती। हाँ 200 पे क्या होता है? एग्जैक्ट 200 पे, तो एग्जैक्ट 200 पे कहलाता है ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अगली क्लास में इसके ऊपर बात होगी। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब भाई साहब अब मोशन तो शुरू होने वाला है, मतलब फ्रिक्शन अपने चरम सीमा पे है, अब इसके पास इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। तो यहाँ फ्रिक्शन 200 नहीं लगेगा, 100 ही लगेगा। तो तुम्हारा आंसर अंडर रूट 500 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर होगा। दिस विल बी द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आज बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में।